हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ कि पेपर की तैयारी बिल्कुल शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। और इस तैयारी में मैं 4 चांद लगाने के लिए लेके आई हूँ क्या 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 बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। बच्चों गला बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, मैम तैयारी करवाने से बाज नहीं आएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं आज 10 क्वेश्चन फटाफट, वो भी 10 से 15 मिनट में 10 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। और संभावनाओं के साथ बिना किसी देरी के मैम शुरू करने वाली है आज की कहानी जो सुनेंगे आप अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ न्यू ब्रायोफिलम लीव्स और प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द लीव ऑफ द ओल्ड प्लांट। आपको ये बताना है कि न्यू ब्रायोफिलम प्लांट कैसे एक लीव के द्वारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि देखो मैं बताती हूँ फिर यहाँ देखना, ठीक है। तो ब्रायोफिलम लीव से कैसे प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है? सो ब्रायोफिलम प्रोड्यूसेस द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, या शोज द vegetative propagation and by the method of vegetative propagation, listen to me beta, and by the process of vegetative propagation we produce new plant। हमेशा ये बात आपको याद रखना है, vegetative propagation वो मेथड होता है जिसमें हमको कभी भी reproductive parts का मतलब फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, रूट स्टेम लीव से हम नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, at the margin of the bryophyllum leaves there is appearance of small buds, the small buds grows and it forms a small plantlet or on the margin of the bryophyllum leaves, then these small plantlet get fallen off into the soil and generate the new plant। clear? At the margin of the bryophyllum leaves they produce small buds। After some time these buds start growing and they form small plantlets, छोटे से plantlet, and these plantlet fall down into the soil and regrows क्या, and grows as a whole bryophyllum plant। क्लियर है? तो इस तरीके से एक ब्रायोफिलम की लीव एक नया प्लांट जनरेट कर लेती है। Why vegetative propagation practiced for the growing some type of plant? Those plants who do not have capability to produce seeds, those plants who are infertile, which are infertile, ठीक है, infertile, so what we can do, अगर उनको नई बच्चे पैदा कर पा रहे, नई सीड प्रोड्यूस कर पा रहे, then what we will do the vegetative propagation, and by the process of vegetative propagation any plant who is not able to produce a seed, they start producing the plants, they are not start producing the seed, they start producing the new plant। suppose that आलू का कभी सीड देखा है क्या बेटा? आलू का तो कोई सीड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आलू का जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला है। व्हेन वी कट द आलू ऑन द आई ऑफ द सरफेस ऑफ द आलू और द पोटैटो एंड वी पुट दोज आलू इनटू द सॉइल, दे स्टार्ट ग्रोइंग द बहुत सारा आलूज एंड दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दोज सीड हु डू नॉट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस those plants who do not have seed or the seeds are not viable or the seeds are not living or the seeds are not properly working, then we will use the vegetative propagation, and by the vegetative propagation we produces new plant without the use of seed। this is the very advantage यार, very बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि नहीं है? तो ब्रायोफिलम कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ओल्ड प्लांट बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम इज अ ब्रॉड नॉच मतलब कटी होती है, एट इट्स मार्जिन, कटी सी मार्जिन में होती है। बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस एंड दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, फॉलन बैक ऑन टू द सॉइल एंड ग्रोइंग द न्यू प्लांट आफ्टर द कमिंग कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इज प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर द प्रोपगेटिंग दोज प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस viable seed or produces less number of seeds। यही मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, एक्चुअली 2 हो गए हैं इसमें। When the moist slice of bread was kept aside for the few days, then some organism grew on it and the fine thread projections and bulb like structure at the top or seed। fine thread like structure का नाम क्या होता है जो सरफेस पे ग्रो हो रहा है? इट इज कॉल्ड एज हाइफा। हाइफा रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द राइजोपस फंगस एंड तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा। एंड जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या था? द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गए? ये हो गया हाइफा, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं बेटा जी स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर्स। डन।
बस कम समय पे ज़्यादा चीज़ें करनी है हमको, ठीक है। आइए देखिए, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज हाइफा, द नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम एंड इट कंटेन्स स्पोर्स। स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस। एकदम तो भैंस जैसी आवाज़ होती जा रही है। मैम इतनी मेहनत कर रही है, वो क्यों कर रही है? ताकि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा एकदम, मेरे प्यारे लल्ला लोग, तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से 11th में आग लगा देना है तुम्हें, तुमको पूरे इंडिया को बताना है कहाँ से पढ़ के आए, शिप्रा मैम से पढ़ के आए हम, ठीक है। नेम 2 सर्जिकल टेक्निक, वन फॉर ह्यूमन मेल एंड अदर फॉर ह्यूमन फीमेल, जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी। भैया वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, दिस इज द स्टरलाइजेशन टेक्निक विच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन हेल्प टू avoiding the STDs as well as the prevent the pregnancy. The barrier methods prevent the sexually transmitted disease and it also prevent the pregnancy. Example is condoms. Clear है, वही चीज लिखी है। The barrier method, contraception, prevention of STD, condoms and the diaphragms are the example of barrier method. Vasectomy for male, tubectomy for female. Clear है? क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। एवरीबॉडी, द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। द स्मॉलेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट टू द इकोसिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज। तो क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। चलिए देखते हैं इसका क्या सवाल, क्या समस्या है इसके जीवन में। आइए देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे अधिक एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है। सबसे अधिक एनर्जी इस लेवल को मिलेगी, सबसे कम एनर्जी इस लेवल को मिलेगी। सबसे अधिक एनर्जी किस लेवल को मिली? इस लेवल को मिली। और सबसे कम एनर्जी इस लेवल को मिली। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कौन करेगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कौन करेगा? बताओ मेरे साथ, आ जाओ। देखो, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द एरो 2। यही बोला मैंने, सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटा? क्योंकि जो लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल होता है 10% घटती जाती है। भैया इसको हमने कितना परसेंट दिया? अगर इसका 1% मिला, क्लियर है, इसका 1% मिला, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट मिला? 10% मिला। इसको इससे कितना परसेंट मिला? 10% मिला। 90% तो लॉस ही होता जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? 90% कैसा होता जा रहा है बेटा जी? लॉस होता जा रहा है। क्लियर है? 90% तो लॉस ही होता जा रहा है हर बार। तो 1% एनर्जी हमने सन से प्रोड्यूसर को दी, प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी हमने प्राइमरी कंज्यूमर को दी, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को 10% एनर्जी दी। हर बार एनवायरनमेंट में 90% एनर्जी लॉस हो रही है। सबसे कम एनर्जी किसको मिली? एरो 2 के द्वारा प्रोड्यूस की गई सबसे कम एनर्जी इसको मिली। और सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस किसने की? एरो 3 ने। देख लो चाहे तो। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय द एरो 2। एज वी गो अबव द फूड चेन, जैसे जैसे हम जाते हैं आगे की ओर, 10% ट्रांसफर होती है, 90% लॉस होती है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो 3। मैंने बोला ना भैया, सन से आपको इसको जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो उतनी ज्यादा लॉस करेगा। अब भैया इसको एनर्जी कमी मिली तो लॉस भी तो कमी करेगा। देखो इसको ना कितनी एनर्जी मिल रही, इसको जितनी मिली उसका भी 10%। अब भाई इसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिली तो ये जितनी लॉस करेगा वो सबसे ज्यादा होगा। भैया इसको इसका 10% मिला, इसको इसका 10% मिला, तो भैया तुमको मिली कम रहा है तो लॉस तो तुम सबसे कम ही करोगे ना। तो सबसे अधिक लॉस ये करेगा, सबसे कम एनर्जी इसको मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो ये बात ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड, आ जाओ बेटा, ध्यान से देखेंगे तो समझ गए ना 10% लॉ। सबसे अधिक एनर्जी कौन लेता है? सबसे अधिक एनर्जी तो प्लांट लेता है, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, सन से। फिर वो उसका आप जितना लिया ना उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देता है, 90% लॉस हो जाता है। फिर कंज्यूमर ने जितना लिया वो अगले कंज्यूमर को 10% देता है, जितना उसको मिला 90% लॉस कर देता है। तो जो लास्ट वाला कंज्यूमर होता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। और सबसे अधिक लॉस कौन करता है? जिसको सबसे अधिक मिली थी, प्लांट को सबसे अधिक मिली थी। भैया एक बात बताओ, दान कौन लुटाता है? जिसको सबसे अधिक पैसा होता है। पैसा ही नहीं है तो दान कैसे लुटाएगा? तो प्लांट सबसे अधिक जो है एनर्जी लेता है और सबसे अधिक लुटाता है। भैया सबसे कमजोर आदमी कौन है? लास्ट वाला कंज्यूमर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया अमान ने, जिसमें उन्होंने क्या लिया है? एक राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिया है। ये आप लोग
रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिया, बस बस, डायहाइब्रिड क्रॉस एवरीबॉडी। अब आपको बताना है इफ राउंड और या राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट एलील्स, लिसन टू मी, इफ द राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट एलील्स व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ सीड प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, F1 जनरेशन में यही मिला था, तो राउंड और येलो आपको F1 जनरेशन में मिलेगा। मुझे नहीं बिल्कुल भी ये इच्छा है कि मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फिनोटाइप ऑफ सीड प्रोड्यूसेस सो द, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो द फिनोटाइप of seed produces in F1 generation will be round and yellow because round and yellow are dominant over the wrinkled and green seed। ठीक है, अब बताओ हम लोग कौन सा पॉलिनेशन F1 में कर रहे थे, क्रॉस। F2 में कौन सा करते हैं, सेल्फ। तो विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले के लिए क्रॉस फिर सेल्फ। ठीक है, शिप्रा मैम रूल कब लगाना है, F1 जनरेशन में। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड कॉम्बिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन, बताओ। 4 प्रकार के मिलेंगे, 9 मिलेंगे राउंड और येलो, 3 मिलेंगे राउंड और ग्रीन, 3 मिलेंगे ग्रीन और राउंड, और 1 मिलेगा रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो रेशियो विल बी 9:3:3:1, राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, 9:3:3:1। अगली बात करते हैं अब इफ अ trait A exists in a 20% of population of asexually reproducing species and a trait B exists in a 70% of population, तो कौन सी पहले आई होगी। कई बार NCERT का क्वेश्चन है ये। In a population of asexually reproducing species, the chances of appearance of new traits due to the variation is very low। हमेशा ये याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो पॉपुलेशन, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो एक पॉपुलेशन में समझाती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है आपको। 2 पॉपुलेशन है हमारे पास, एक है 80%, एक है 20%। अब 80% पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करे जा रही थी, उनका नंबर बढ़े जा रहा था, वो पहले आई थी। फिर उनमें से कुछ ने बोला हम तो अपना अलग से काम करेंगे, और उन्होंने अपने अंदर वेरिएशन शो किया और नई स्पीशीज उसमें से बन गई। तो भैया जो नई स्पीशीज बनती हैं उसमें सारे लोग वेरिएशन थोड़ी शो करते हैं, कुछ लोग शो करते हैं। जो लोग शो करते हैं वो नई स्पीशीज बना लेते हैं, जो नहीं शो कर पाते वो पुरानी वाली रहते हैं। तो पॉपुलेशन जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थी, चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट्स इज ड्यू टू द वेरिएशन इज वेरी लो। ठीक है, तो जो कम होगी वो ये शो कर रही है कि उनके अंदर वेरिएशन हो गया था। एंड द ट्रेट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी हायर परसेंटेज वुड हैव बीन अराइजल एरियर। भैया आप रिप्रोड्यूस करे जा रहे थे, अचानक से बोला, दूसरे ने बोला हम अपना काम अकेले करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, इसलिए उन्होंने बोल दिया हम वेरिएशन करेंगे, और वो जाके अलग से पॉपुलेशन बना लिए। जिनने नहीं बनाई वो आज भी वही है। क्लियर है, तो इसलिए 70% वाली पॉपुलेशन पहले आई है क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है, उसने कोई वेरिएशन नहीं शो किया। 20 या 30% वाली बाद में आई है क्योंकि उसने वेरिएशन शो करके नई स्पीशीज बना ली। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक डायग्राम है और ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। सबसे पहले इसमें दिख नहीं रहा है पर ये है पोलन ग्रेन, ये है आपकी पोलन ट्यूब। ठीक है भैया, ये तो गजब ही बना है। ये है आपका एम्ब्रियो सैक, मतलब ये तो गजब का ही डायग्राम बना है, isn't it? ठीक है, चलिए तो हमको ये बताना है 3 और 5 क्या है। तो डायग्राम शोज दैट द क्रॉस सेक्शन थ्रू द कार्पल ऑफ अ फ्लावर जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, वेयर विल द मेल एंड फीमेल गैमीट बी जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। आपको ये बताना है कि बिफोर द फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट कहाँ होते हैं। भैया मेल गैमीट होता है मैडम जी पोलन ट्यूब में, और फीमेल गैमीट होती है ओव्यूल के अंदर, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो लिखो, देखो मेल एंड फीमेल गैमीट विल बी फाउंड इन द 3 and 5। 3 क्या है, 3 क्या है आपका, 3 है आपकी पोलन ट्यूब, 3 है आपकी पोलन ट्यूब, एंड 5 है आपका ओव्यूल, इसके अंदर होते हैं। द पोलन ग्रेन ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल वाया पोलन ट्यूब, फाइनली रीचेस द ओवरी वेयर द फीमेल गैमीट इज फाउंड। बस इतनी सी आसान सी बात है बेटा। तो पोलन ट्यूब में है मेल गैमीट, ओवरी या ओव्यूल के अंदर है आपका फीमेल गैमीट। ठीक, इन अ गिवन फिगर तो है ही नहीं, फिगर कहाँ है यार, फिगर नहीं है, चलो बताते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज शोन, विच पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर, बस ये आप तो पता ही होगा ना भैया, फिगर दिया हो नहीं हो, इतना अपन ने पढ़ लिया है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इफ द कॉपुलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन
फर्टिलाइजेशन, ओवम रिलीज। अब आपसे ही पूछ रहा है मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ, 1 से 28 दिन का साइकिल है लल्ला। 14वें दिन होता है डे ऑफ ओव्यूलेशन। मैम ये डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है, 15,515 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है बेटा जी 14th। डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है बेटा जी, 14th डे होता है। 14th डे को ओवरी से ओवा बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। तो यही वो दिन होता है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब 14th डे को ओवरी फेलोपियन ट्यूब में ओवा बैठा है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो यस 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 यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो हो सकता है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, देख लो देख लो देख लो देख लो रे, देख लो रे, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और जी हाँ, यही वो टाइम है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिया है, पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नहीं बनाया है। वाह वाह वाह, चलो अब ब्लड ग्रुपिंग का सवाल करते हैं हम लोग। आइए, अमान का ब्लड ग्रुप है ए। अमान जो है भाई साहब, इनका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। अमान का ब्लड ग्रुप है बेटा जी ए, अमान का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक। और उन्होंने शादी की किससे, अमान ने किससे शादी की, मतलब अमीता से शादी की। अमीता का ब्लड ग्रुप क्या है भैया जी, ओ, ठीक है। और इनकी डॉटर बनी ओ, ठीक है। क्या ये इन्फॉर्मेशन पूरी है, तो आपको इसका आंसर रटा हुआ है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अब हम इसको देखकर नहीं बता सकते, अगर हमको ओ चाहिए तो क्या होगा, अमान का ब्लड ग्रुप ए होगा तो ये भी हो सकता है, अमीता हमेशा यही होगी, क्योंकि 2 रेसेसिव जीन एक साथ होते हैं तभी रेसेसिव कैरेक्टर आता है। रेसेसिव कैरेक्टर मतलब कि ब्लड ग्रुप के जीन खराब हो गए थे, अमीता की मम्मी से भी खराब जीन आ गया, अमीता के पापा से भी खराब वाला जीन आ गया, तो उसके पास ये वाले जीन कॉम्बिनेशन होता है। जब भी किसी का ओ ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है बेटा, तो हमेशा आपको ये समझना है कि उसके दोनों फादर और मदर से गड़बड़ वाला जीन आ गया। भाई नहीं, ठीक से ऐसा नहीं कि खराब खून बनता है, अच्छा खून बनता है, ठीक। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करेंगे, बताइए, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डन 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 डन। अब 13, 23, 14, 24 रूल लगाएंगे तो आपको हर बार ब्लड ग्रुप यही मिलेगा, IAIO। तो आपका ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। आप 13, 23, 14, 24 लगा लेना इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। पर अगर अमान का ब्लड ग्रुप हो IA और IO, अमान का ब्लड ग्रुप क्या हो, IAIO, ठीक है, और अमीता का ब्लड ग्रुप तो IOIO है, तब आप इसमें 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे। तो यहाँ पर 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ तो पहले का तीसरे से IAIO, फिर दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से IOIO, पहले का चौथे से IAIO, दूसरे का चौथे से IOIO। तो अगर अमान का ब्लड ग्रुप है IAIO, मतलब उस अमान की मम्मी से खराब वाला जीन आ गया, मान लो पापा से अच्छा वाला जीन आ गया, तो भी अमान का ब्लड ग्रुप तो यही था। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा जिसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाला ब्लड ग्रुप जीन होगा, और अमीता के तो दोनों ही रेसेसिव हैं, तभी जो उनका बच्चा बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बना। तो हम ये नहीं कह सकते अमान का ब्लड ग्रुप ए है, आपको ये बताना पड़ेगा कि अमान का ब्लड ग्रुप है IAIO और उसकी शादी ओ ब्लड ग्रुप से हुई, तभी डॉटर ओ ब्लड ग्रुप वाली बनेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। आप किसी को बोल दो ये ब्लड ग्रुप है, बताओ ये है, तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा जी। अगली, ठीक है, तो कहाँ है, देखो देखो, यही मैंने बोला है, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू टेल दैट ट्रेट ए और ओ वेदर इट इज डोमिनेंट और कैन बी रेसेसिव। हम ये नहीं बता सकते कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है। ये जो मैंने बोला, लेट अस अस्यूम ट्रेट ए इज अ फादर डोमिनेंट है, फादर में हैव IAIO, ठीक है, दोनों हो सकता है। in case 50% of progeny will have blood group A and 50% progeny is of blood group O। अगर आपने IAIO लिया है और फिर IOIO के साथ किया तो 50% O 50% A, पर अगर आपने दोनों डोमिनेंट ले लिया अमान में, तब तो फिर भैया O वाला बनना ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आई बात। लेट अस assume that the O is dominant, in this case we have seen that a child may have O blood group। O तो डोमिनेंट होता ही नहीं है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी, ये इट इज़ इनसफिशेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशेंट नहीं है कि A डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है, ठीक है, समझ में आ गई बात, हम नहीं कर सकते। इन अ क्रॉस, बस क्योंकि 2 कैंसिल थे इसलिए बता दे रही हूँ। इन अ क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड एंड प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, सीड्स एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इफ यस, ठीक है, व्हाई। देखिए, यस द क्रॉस गिवन इन क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, अगर आप देखो इसको ध्यान से देखो,
क्या ये जो दो कैरेक्टर लिए हुए हैं, क्या इनके क्रॉस को हम डायहाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं? जी हाँ मैम, डायहाइब्रिड हम इसको क्रॉस कह रहे हैं क्योंकि इसमें पहली बात तो दो कैरेक्टर लिए हैं, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। तो जब भी हम दो कैरेक्टर्स को लेते हैं और उनका हाइब्रिड बनाते हैं तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस लेता है, क्योंकि इसमें दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में हो रहा है। कंट्रास्टिंग मतलब राउंड और येलो, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। तो जब आप दो पेयर ले रहे हैं तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, एक पेयर ले रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सीधी बात है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये एक फूड वेब है, फूड वेब इंटरलिंक्ड है, अगर पर इसमें डीकंपोजर नहीं है। तो अगर डीकंपोजर नहीं है तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अगर किसी फूड वेब में डीकंपोजर नहीं है, ध्यान से सुनिए, एज द डीकंपोजर डीकंपोज एवरी ऑर्गेनिज्म, इनमें से कोई भी सड़ेगा, डीकंपोजर सबको डीकंपोज कर देगा। हर ट्रॉफिक लेवल में डीकंपोजर होना ही चाहिए, जैसे ही वो मरे उसको खाने पीने के लिए तैयार रहे। पर अगर फूड चेन में डीकंपोजर नहीं रहेगा तो वो ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म मरते जाएंगे, लाशों के ढेर क्रिएट हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। तो आपको एनवायरनमेंट में क्लीनिंग चाहिए, मिनरल की रिसाइकलिंग चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपके एनवायरनमेंट में डीकंपोजर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें एक्वेरियम को, इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उनमें डीकंपोजर नहीं होते। डीकंपोजर चीज़ों को डीकंपोज कर नहीं पाते तो गंदगी जो है वो, अगर डीकंपोजर नहीं होंगे तो चीज़ें डिकम्पोज नहीं होंगी। अब फिश ने पॉटी की, उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स ने पॉटी की, वो कैसे डिकम्पोज होगी? तो इसलिए आपके एक्वेरियम को रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि रिवर्स पॉन्ड्स और लेक्स को नहीं होती, कारण उनके अंदर डिकम्पोजर होती है। ये सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब ही यही है कि अपने आप ही साफ होते रहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे। क्या क्या था? डायहाइब्रिड से क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आ सकता है, फूड वेब से क्वेश्चन आ सकता है, 10% लॉ से क्वेश्चन आता है, आपके फ्लावर के डायग्राम से क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, मेल फीमेल के डायग्राम से क्वेश्चन आता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आपके टर्म 2 में पूछे जाएंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो किसी के हु हल्ला शू शा में विश्वास मत रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। ठीक है? किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती, मेरी किस्मत चलेगी इतना पैसा जीतूंगा, नहीं। जो लोग मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपने देखा होगा शिप्रा मैम गला बैठा जा रहा, प्राण दिए जा रही है, पर पढ़ाई जा रही है, ताकि मेरे बच्चों को हर एक छोटी सी माइन्यूट से जानकारी पता रहे और उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहे। मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि तुम मेरी संतानें हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने पढ़ाया है। और इसी प्राउड के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। 10 थे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आराम से इसको ध्यान से देखना, अच्छे से लिखना। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा बच्चों, बाय बाय।